नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जहां हम उन पन्नों को पलटेंगे जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये तो प्राचीन भारत की पहली इतिहास की किताबें हैं। सोचिए, ये वो ग्रंथ हैं जिन्होंने हमारी पूरी सभ्यता की सोच, हमारे समाज को एक आकार दिया। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना कि हजारों साल पहले के भारत की आवाजें वो हम तक पहुंचती कैसे हैं। मतलब हम उनके समाज को, उनके संघर्षों को, उनके सोचने के तरीके को आखिर समझते कैसे हैं। जवाब वैसे बहुत सीधा है। हम उनकी लिखी कहानियां पढ़ते हैं तो बस तैयार हो जाइए। चलिए आज उन किताबों को खोलते हैं जिन्होंने खुद इतिहास लिख डाला और हमें अतीत में झांकने का एक सुनहरा मौका दिया। तो हमारी इस लाइब्रेरी की यात्रा में सबसे पहले हम चलते हैं सबसे खास सेक्शन की तरफ, दो महान महाकाव्य। और देखिए, ये सिर्फ कविताएं नहीं है, ये तो वो मजबूत स्तंभ हैं, वो पिलर्स जिन पर प्राचीन भारत की पूरी पहचान और उसका इतिहास टिका हुआ है। एक तरफ है महर्षि वेदव्यास का रचा हुआ महाभारत। ये आप समझिए इंसानी रिश्तों, धर्म और अधर्म का एक विशाल महासागर है। और दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जो आदर्श और कर्तव्य की एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इन दोनों को पंचम वेद यानी पांचवां वेद माना जाता है। मतलब इनकी अहमियत चार मुख्य वेदों के बराबर ही। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं महाभारत की विशाल दुनिया में। और ये कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं है, ये शायद दुनिया का सबसे लंबा, सबसे कॉम्प्लेक्स महाकाव्य है। हाँ, और ये मत सोचिएगा कि ये बस एक किताब है। नहीं, महाभारत असल में 18 अलग अलग किताबों या सेक्शंस में बटा हुआ है, जिन्हें कहते हैं पर्व। और हर एक पर कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो पूरी कथा को कदम दर कदम आगे बढ़ाता है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था जय संहिता। जैसा कि हमने देखा, इसमें 18 पर्व हैं और इनमें सबसे बड़ा है शांति पर्व। पर यह सिर्फ एक कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो उस समय के भारत का आईना है। हमें वहां की राजनीति, समाज, धर्म सबकी एक अनोखी झलक मिलती है। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है हस्तिनापुर का कुरु राजवंश। और महाभारत की बात हो और भगवद गीता का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो महान दार्शनिक संवाद है, ये महाभारत के छठे पर्व यानी भीष्म पर्व का ही एक हिस्सा है। इसे स्मृति प्रधान माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ज्ञान वेदों की तरह सीधे ईश्वर से नहीं आया, बल्कि ये उस परंपरा पर आधारित है जिसे याद रखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा गया। ये बहुत ही गहरा ग्रंथ है। और हाँ, ये अपने समय के सामाजिक विचारों को भी दिखाता है, जिसमें एक दृष्टिकोण ऐसा भी मिलता है जहाँ स्त्रियों को शूद्र वर्ग के बराबर रखा गया। चलिए अब महाभारत से आगे बढ़ते हैं और रामायण की दुनिया में कदम रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि की ये रचना 7 कांडों या किताबों में बटी है। और देखिए, ये सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि ये हमें उस दौर का एक ऐतिहासिक ब्यौरा भी देती है। हिंदुओं और विदेशी समूहों जैसे कि यवन, जिन्हें हम ग्रीक्स कहते हैं, और शकों के बीच हुए संघर्षों के बारे में भी बताती है। तो महाकाव्यों का ये सेक्शन तो हो गया। अब चलिए हमारी इस लिटरेरी लाइब्रेरी के दूसरे हिस्सों में चलते हैं। सोचिए, यहाँ हर किताब एक नए राजवंश का दरवाजा खोलती है, एक नए युग के राज हमारे सामने लाती है। और हमारी पहली मंजिल वो है शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य। अरे, ये वो साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से पर राज किया था। इस जमाने को समझने के लिए हमारे पास 4 बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर, चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये तो राजनीति और शासन चलाने की एक मास्टर क्लास है। वहीं क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरित सागर से हमें उस दौर की कहानियों के जरिए समाज की एक झलक मिलती है। और साम्राज्य के संस्थापक पर एक नाटकीय नजर डालने के लिए विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी बताता है। अच्छा, तो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? जैसे ही उनकी शक्ति कम हुई, शुंग राजवंश सामने आया। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने अपने पीछे कौन से लिटरेरी सुराग छोड़े हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो शुंग काल पर रोशनी डालने वाली 2 बहुत ही अहम किताबें हैं। पहली है पतंजलि की महाभाष्य। इससे हमें सीधे सीधे डायरेक्ट इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और दूसरी तरफ है महाकवि कालिदास,
जो अपने खूबसूरत नाटक मालविकाग्निमित्रम में हमें इस राजवंश की अंदरूनी दुनिया की एक कलात्मक झलक दिखाते हैं। चलिए अब टाइम ट्रैवल करके उस दौर में चलते हैं जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हम बात करें गुप्त काल की, जब कला, साहित्य, विज्ञान सब कुछ अपने चरम पर था। और जाहिर है इस दौर का साहित्य हमें इसकी एक जीती जागती तस्वीर दिखाता है। इस दौर को समझने के लिए 2 किताबें कमाल की हैं, जो हमें एक डबल पर्सपेक्टिव देती हैं। अगर आपको आम लोगों की जिंदगी और समाज को समझना है तो शूद्र का नाटक मृच्छकटिकम है, और अगर सत्ता के गलियारों में झांकना है, ये देखना है कि राजकाज कैसे चलता था, तो कामंदक का नीति सार हमें गुप्त राजनीति और राजशाही की गहरी समझ देता है। तो हमने बड़े बड़े महाकाव्यों और पूरे पूरे राजवंशों की बात तो कर ली, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो किसी एक राजा या एक खास इलाके के इतिहास पर फोकस करती हैं। ये हमें कह सकते हैं एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देती हैं, व्यक्तिगत और क्षेत्रीय इतिहास की बारीकियां बताती हैं। इनमें बाणभट्ट की हर्षचरित जैसी जीवनियां शामिल हैं, जो सम्राट हर्षवर्धन की उपलब्धियों का जश्न मनाती हैं, और संध्याकर नंदी की रामचरित, जो बंगाल के राजा रामपाल के जीवन का वर्णन करती है। फिर आती है कल्हण की राजतरंगिणी, जो एक बहुत ही खास कृति है क्योंकि ये भारत के पहले व्यवस्थित ऐतिहासिक वृत्तांतों में से एक है, जिसमें कश्मीर के राजवंशों का विस्तार से वर्णन है। और अंत में हमारे पास चंद बरदाई का वीर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता को अमर बनाता है। अच्छा, इन सब के बीच एक ऐसी किताब है जो अपनी एक अलग ही लीग में है, वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संस्कृत ग्रामर की नींव है, वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क जिसने इस भाषा को एक स्ट्रक्चर दिया, और इसका महत्व आज भी हजारों साल बाद भी बेजोड़ है। तो हमारी इस शानदार लिटरेरी लाइब्रेरी का टूर अब खत्म होने वाला है, पर जाने से पहले क्यों ना हम 4 सबसे जरूरी बातें मतलब की टेकअवेज को एक बार फिर से याद कर लें। समझिए, ये इस पूरे टूर के क्यूरेटर नोट्स हैं। पहला, अर्थशास्त्र। इसे लिखा चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और ये मौर्य काल के इतिहास का सबसे अहम सोर्स है। दूसरा, राजतरंगिणी। इसे कल्हण ने लिखा है और ये कश्मीर के राजाओं पर सबसे जरूरी ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा है कथा सरित सागर। सोमदेव की ये रचना कहानियों का एक विशाल खजाना है जो मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। और चौथा, शिल्पादिकारम। ये तमिल भाषा का सबसे पुराना महाकाव्य है, जिसे इल्लेंगो आदिगल ने 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखा था। ये हमें भारत की साहित्यिक विविधता की भी याद दिलाता है। तो आखिर में एक बात तो साफ है कि अतीत सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है जिसे शब्दों से बुना गया है, और हर कहानी अपने पीछे एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ जाती है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर साहित्य ही इतिहास का पहला ड्राफ्ट है, मतलब वो पहला मसौदा जिसे आने वाली पीढ़ियां हमें समझने के लिए पढ़ेंगी, तो हमारा समय, आज हम अपने पीछे कौन सी कहानी छोड़कर जा रहे हैं?